गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड की फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा में जनन। तो आज अपना टॉपिक होगा ब्रायोफाइटा में जनन। तो ब्रायोफाइटा में जनन किस प्रकार से होता है, ये अपने इसके बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो कल मैंने बताया था कि ब्रायोफाइटा में सिर्फ कायिक जनन और लैंगिक जनन ही पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में क्या पाया जाता है? कायिक जनन और लैंगिक जनन, ये दो ही पाए जाते हैं। और जो अलैंगिक जनन होता है उसका अभाव होता है। तो ब्रायोफाइटा में सिर्फ कायिक जनन और लैंगिक जनन ही पाया जाता है, अलैंगिक जनन का अभाव होता है। और कायिक जनन के कई विधियां होती है। कायिक जनन की एक विधियां नहीं होती, कायिक जनन की कई विधियां होती है। कायिक जनन के अंदर सबसे पहला जो जनन होगा, कायिक जनन का जो सबसे पहला जनन होगा वो होता है विखंडन विधि के द्वारा। कायिक जनन होता है वो पहले होता है विखंडन विधि के द्वारा। तो विखंडन विधि में बच्चों क्या होता है कि कोई भी थैलस, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसकी बॉडी ज़्यादातर क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो थैलॉइड होती है और एक पर्नियल होती है। क्या होती है? एक तो थैलस रूपी होती है और एक पर्नियल। ब्रायोफाइटा की बॉडी होती है, प्लांट बॉडी, वो थैलस रूपी और पर्नियल होती है, दो प्रकार की होती है। तो इसमें क्या होता है कि यदि थैलस टूट गया, ब्रायोफाइटा का थैलस यदि टूट जाता है और दो या दो से अधिक खंडों में बंट जाता है किसी प्राकृतिक घटना के द्वारा, अप्राकृतिक घटना के द्वारा, कृत्रिम रूप से, बारिश से, तूफान से, जानवरों के द्वारा, यदि थैलस एक या दो भागों में टूट जाता है तो वो प्रत्येक थैलस क्या करता है, अनुकूल परिस्थितियां आने पर वृद्धि करके नए थैलस को जन्म देता है, नए पादप को जन्म देता है। दूसरा होता है पर्णिल प्रकार का। कोई भी इस प्रकार की संरचना होती है कईयों में। तो इसमें बच्चों क्या होता है कि कई बार कई शाखाएं क्या होती है, टूट जाती है और वो शाखाएं टूटने के बाद में अपने जनक पादप से अलग हो जाती है और वो बढ़ती करके क्या करती है, एक नया पादप को जन्म देती है। इस प्रकार विखंडन विधि के द्वारा जनन होता है थैलस के अंदर और पर्निल दोनों में। एक तो हो गया विखंडन विधि के द्वारा। दूसरा होता है जेमा द्वारा। जेमा द्वारा, जेमा क्या होती है, एक कायिक संरचना होती है। क्या होती है? एक विशिष्ट कायिक संरचना होती है। एक विशिष्ट कायिक संरचना होती है जो कायिक जनन को कायिक जनन को प्रभावित करती है या कायिक जनन के द्वारा नए पादप
जन्म देती है। जेमा क्या है? एक विशिष्ट प्रकार की कायिक संरचना होती है थैलस के ऊपर, जो कायिक जनन के द्वारा नए पादप को जन्म देती है। कई बार पूछ भी दिया जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जेमा के से आप क्या समझते हैं, जेमा क्या है? तो ब्रायोफाइटा के अंदर क्या है? ये विशिष्ट प्रकार की संरचना होती है जो थैलस के ऊपर डोर्सल सरफेस के ऊपर पाई जाती है, ऊपर के पार्ट में पाई जाती है। और ये क्या होती है? कायिक जनन के द्वारा नए पादप को भी जन्म देती है। ठीक है बच्चों, अब आपने आते हैं अपसंस्थानिक शाखाओं के द्वारा। अपस्थानिक अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा। तो बच्चों क्या होता है? अपस्थानिक शाखाएं भी होती है, इसके अंदर दो प्रकार की सरफेस होती है, दो प्रकार की सतह होती है। एक तो होती है डोर्सल, डोर्सल सरफेस, एक होता है वेंट्रल। तो जो वेंट्रल सरफेस होती है उसके ऊपर क्या होती है? इसके ऊपर क्या है? डोर्सल सरफेस पे क्या होती है? अपसाधानिक शाखाएं उत्पन्न हो जाती है। जिस प्रकार ये इस प्रकार की कोई संरचना है, इस प्रकार का कोई ब्रायोफाइट है, तो इस पे क्या होती है? इस प्रकार की संरचना होती है, इस प्रकार की संरचना। और जो ये अपस्थानिक शाखाएं होती है, यहाँ पर भी उत्पन्न हुई है। ये अपस्थानिक शाखाएं क्या होती है? अलग होकर अनुकूल परिस्थितियां आने पर नए पादप को जन्म देती है। तो अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा भी क्या होता है बच्चों? नए पादप का निर्माण होता है। ये अपस्थानिक शाखाएं अनुकूल परिस्थितियां आने पर उत्पन्न होती है और ये कायिक जनन को जन्म देती है। ठीक बच्चों, चौथा अपना आता है प्रोटोनीमा द्वारा। प्रोटोनीमा द्वारा। अब ये प्रोटोनीमा क्या होती है? बीजाणुओं के अंकुरण से बहुकोशिक तंतुनुमा शाखाएं निकलती है। जब इसके अंदर जब बीजाणुओं का अंकुरण होता है, प्रोटोनीमा द्वारा क्या होता है? जब बीजाणुओं का अंकुरण होता है, जब बीजाणुओं का अंकुरण होता है, तब क्या होती है? बहुकोशिक तंतुनुमा शाखाएं निकलती हैं। बहुकोशिक तंतुनुमा शाखाएं निकलती हैं। और ये शाखाएं क्या होती है? जनक पादप से अलग होकर नए पादप को जन्म देती है। इस प्रकार प्रोटोनीमा के द्वारा या प्रथम तंतु, इसे प्रथम तंतु भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राथमिक तंतु या प्रथम तंतु भी बोला जाता है। ये क्या होती है? बीजाणुओं के अंकुरण के समय बहुकोशिक तंतुनुमा शाखाएं निकलती है और ये शाखाएं अलग होकर नए पादप को जन्म देती है। नेक्स्ट आते हैं अपने चिरस्थायी शीर्ष के द्वारा। चिरस्थायी चिरस्थायी शीर्ष द्वारा। अब ये चिरस्थायी शीर्ष क्या होता है?
ब्रायोफाइटा के जो पादप होते हैं, जो ब्रायोफाइटा का थैलस रूपी पादप होता है, ये ज़्यादातर क्या होता है, थैलोइड प्रकृति के जो पादप होते हैं उसी के अंदर ये पाई जाती है। मान लो ये आपका एग्जाम्पल रिक्सिया को अपने लेते हैं। रिक्सिया क्या होता है, एक ब्रायोफाइट्स है, इसका आपने एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये द्विभाजित शाखित होती है, इसमें इस प्रकार एक थैलस होता है। अब इसका थैलस क्या होता है कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती है तो क्या होता है, पीछे से ये नष्ट होना शुरू हो जाता है। ये पीछे से क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है रिक्सिया का पौधा। और इसका जो शीर्ष भाग है, इसका जो शीर्ष भाग है वो मिट्टी में दबा हुआ रह जाता है। लेकिन जब अनुकूल परिस्थितियां आती है तो ये क्या हो गया, तीन भागों में बंट जाता है। ये देखो इस प्रकार ये तीन भागों में बंट जाएगा, इस प्रकार। जब अनुकूल परिस्थितियां आएगी तो एक से तीन की उत्पत्ति हो जाएगी। इस प्रकार एक से तीन नहीं, कई बार ज्यादा भी हो जाता है। जैसे एग्जांपल दोबारा मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये पादप है इस प्रकार से, तो ये पीछे से जब नष्ट होना शुरू होगा तो इसके जो पादप के जो भाग है ये आगे क्या होते हैं, मिट्टी में दबे हुए रह जाते हैं। तो ये यहाँ से नए पादप को जन्म देते हैं। तो एक से तीन या एक से चार ऑटोमेटिक ये बन जाते हैं। तो ये इसका क्या होता है, जो शीर्ष भाग होता है वो मिट्टी में दबा हुआ रह जाता है और अनुकूल परिस्थितियों में यह ग्रोथ करके नए पादप को जन्म देता है। तो इस प्रकार ये चिरस्थायी शीर्ष के द्वारा भी क्या होता है, नए पादप को जन्म देता है। लेकिन कब होगा ये प्रतिकूल परिस्थितियों में जब थैलस नष्ट हो जाता है तो उसका आगे का शीर्ष भाग क्या होता है, दबा हुआ रह जाता है। उसमें भोजन जो संचित होता है, जो वो सुरक्षित रह जाता है, स्टोरेज अवस्था में रह जाता है। और अनुकूल अवस्था आने पर ये क्या करता है, वृद्धि करके इसके अंदर जो क्लोरोफिल वगैरह होता है उसके द्वारा वृद्धि करके नए पादप को जन्म देता है। तो एक से तीन चार पांच की संख्या में ये बन जाते हैं। ये हो गया चिरस्थायी शीर्ष के द्वारा। नेक्स्ट आता है बच्चों पुनरुद्भवन के द्वारा। पुनरुद्भवन के द्वारा, पुनरुद्भवन में क्या होता है, थैलस या तो मान लो थैलस हो गया या मूलाभास हो गई या सल्क हो गई या पत्तियां हो गई, इसके द्वारा क्या होता है, नए पादप को जन्म दिया जाता है। किसके द्वारा, पुनरुद्भवन में, या तो थैलस या सल्क, पत्तियां और मूलाभास। इनके द्वारा क्या होता है, नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो इसे क्या बात कहा जाता है, पुनरुत्थान के द्वारा जनन। और लास्ट अपने आता है इसके अंदर कंद के द्वारा। किसके द्वारा, कंद के द्वारा। कंद के द्वारा या ट्यूबर के द्वारा। कंद में क्या होता है बच्चों, ये मान लो ये रिक्स आपका प्रयोग है, तो इसके शीर्ष भाग पे क्या होती है, एक विशेष संरचना बनती है, इस रोम युक्त संरचना बनती है इस प्रकार। इस पे क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। तो
तो इसके शीर्ष पर क्या होती है, एक रोम नुमा एक संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं ट्यूबर या कंद कहा जाता है। ये संरचनाएं अपने जनक पादप से अलग होकर जब अनुकूल परिस्थितियां आती है तब नए पादप को जन्म देती है। इस प्रकार इसके द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। ये वृंतनुमा भी हो सकती है और अवृंत संरचना भी हो सकती है। इस प्रकार इसके द्वारा क्या होता है, नए पादप का निर्माण होता है। तो इसमें बच्चों कायिक जनन अपना आज खत्म होता है। कायिक जनन 7 प्रकार से होता है। ब्रायोफाइटा में लगभग 7 प्रकार से कायिक जनन होता है। कौन कौन सा? एक तो अपना हो गया विखंडन विधि के द्वारा। पहला तो अपना हो गया विखंडन विधि के द्वारा, थैलस की और पर्णिल दोनों प्रकार में होता है। दूसरा होता है जेमा द्वारा। जेमा भी क्या होती है, एक विशिष्ट प्रकार की संरचना होती है जो कायिक जनन के द्वारा नए पादप को जन्म देती है। तीसरी होती है अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा। अपस्थानिक शाखाएं पाई जाती है जो डोर्सल सरफेस के ऊपर उत्पन्न होती है और अनुकूल अवस्था आने पर ये क्या होती है, नए पादप को जन्म देती है। नेक्स्ट होती है प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा क्या होती है, जब बीजाणुओं का अंकुरण होता है तब ये क्या होती है, नई बहुकोशिक संरचनाएं उत्पन्न होती है, तंतुनुमा संरचनाएं उत्पन्न होती है जो जनक पादप से अलग हो गए नए पादप को जन्म देती है। चिरस्थायी शीर्ष के द्वारा। चिरस्थायी शीर्ष में भी बच्चों इसी प्रकार होता है कि जो पीछे का जो पार्ट होता है थैलस का वो तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो आगे का जो शीर्ष भाग होता है वो मिट्टी में दबा हुआ रह जाता है, क्योंकि ये जो नमी वाले स्थानों पर ही पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स, पानी वाले स्थानों पर, नमी वाले स्थानों पर ही पाए जाते हैं। तो आगे का जो शीर्ष भाग होता है वो नष्ट नहीं होता है और उसमें क्या होता है, भोजन संचित रहता है, क्लोरोफिल रहता है और जब अनुकूल अवस्था आती है तब ये क्या होता है, नए पादप को जन्म देती है। नेक्स्ट आ गया पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन में भी बच्चों क्या होता है कि जैसे थैलस हो गया, मूलाभास हो गई, सल्क हो गई, पत्तियां हो गई, ये क्या होती है, ये पादप से अलग होके नए पादप को जन्म देती है। एक हो गया कंद या ट्यूबर्स। कंद भी क्या होता है, जो थैलस होता है उसका जो शीर्ष भाग होता है उस शीर्ष भाग पे एक वृंतनुमा या अवृंतनुमा गोल संरचनाएं पाई जाती है जिसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, मुख्य रूप से रोम भी पाए जाते हैं। ये रोमनुमा संरचनाएं क्या कहलाती है, ट्यूबर कहलाती है, कंद कहलाती है। और ये भी बच्चों क्या होती है कि जनक पादप से अलग होकर प्रतिकूल परिस्थितियों में नए पादप को जन्म देती है। तो ये अपना आज हो गया टोटल कायिक जनन। कायिक जनन। नेक्स्ट अपने इसमें क्या करेंगे, लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपने लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। आज ये कायिक जनन अपना कंप्लीट।